अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे हैं। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था कि मैम लॉ क्या होता है और एक्ट क्या होता है, राइट? लास्ट क्लास में हमने डिफरेंसेस देखे थे कि मैम लॉ किस तरीके से बनता है और एक्ट किस तरीके से बनाया जाता है, करेक्ट? हाँ जी, नाउ एवरीथिंग इज़ फाइन। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था कि लॉ इज़ अ ब्रॉडर वर्ड और एक्ट उसका एक पार्ट है, राइट? कि जो हमारे पास एक्ट होता है वो कैसे बनाया जाता है? एक्ट कैसे बनाया जाता है? जब एक ड्राफ्ट बिल पास होता है बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट में, और प्रेसिडेंट की एसेंट के बाद, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद एक ड्राफ्ट बिल किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक ड्राफ्ट बिल कन्वर्ट हो जाता है एक्ट में, राइट? और हम बात कर रहे थे मैडम जी लॉ क्या होता है? तो लॉ वो होता है जिसमें हमारे पास एक्ट्स आते हैं, हमारे पास केस लॉस आते हैं, और क्या आते हैं हमारे पास? हमारे पास बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आते हैं, करेक्ट? यही डिस्कशन हुआ था हमारी लास्ट क्लास में। फाइन फ्रेंड्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में भी एक डिस्कशन किया था कि जब भी आप एक्ट का नाम लिखते हैं तो उसके सारे वर्ड्स कैसे होने चाहिए? उसके सारे वर्ड्स कैपिटल लेटर में होने चाहिए। उसके सारे वर्ड्स कैपिटल, सॉरी इट इज़ नॉट वर्किंग, लेट्स सी कि कैसे हमें देखना है इसमें। तो हमने देखा था कि हमारे पास सारे वर्ड्स कैपिटल लेटर में होने चाहिए। एक स्मॉल लेटर में लिख देना इस एक्ट को अगर मैं स्मॉल में लिख दूंगी तो उसका मतलब ऑल टुगेदर क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। सो इट must be what? It must be in capital letter. Clear? Fine. ये स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे हैं कि हर एक लॉ का कैपिटल लेटर सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल वर्ड्स में होना चाहिए, ठीक है? फर्स्ट लेटर मस्ट बी इन अ कैपिटल लेटर। अब सेकेंड बात ये आती है, जब हम एक्ट बना रहे थे, जब हम देख रहे थे कि डिफरेंस क्या होता है लॉ में और एक्ट में, तो हमने ये देखा था कि एक्ट तब बनाया जाता है, एक ड्राफ्ट बिल तब ड्रॉ किया जाता है जब प्रॉब्लम्स फेस कर रही होती है। जब कंट्री में कुछ प्रॉब्लम फेस हो रही होती है तो कंसर्न्ड मिनिस्ट्री प्रॉब्लम्स का एक ड्राफ्ट बिल ड्रॉ करती है, जो आगे हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में पास होकर क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। सो इसी तरीके से हमेशा हर एक एक्ट के पीछे कुछ ना कुछ पर्पस होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होता है, तभी वो एक्ट कहाँ पर? तभी वो एक्ट कंट्री में इंट्रोड्यूस किया जाता है। बात समझ में आई है? अब मैडम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमारे पास किस तरीके से क्यों रिक्वायरमेंट है? देखो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, आप डेली बेसिस पे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर्ड होते हो। कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे? लेट्स से अ वेरी वेरी इजी एग्जांपल, अगर आपने अपने क्लोथ्स ड्राई क्लीनिंग कराने हैं, ठीक है, अगर आपने अपना सूट ड्राई क्लीन कराना है तो आपने क्या दे दिया? आपने अपना सूट दे दिया ड्राई क्लीनिंग वाले को, उसने आपको रिसिप्ट दे दी, ठीक है। अगर आप किसी नॉर्मल से प्रेस कराने के लिए चले गए किसी धोबन के पास तो आपने उसको दे दिया। अब व्हाट इज द लीगल, मतलब लाइबिलिटी, या व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस कॉन्ट्रैक्ट? आपने जब अपना कपड़ा दिया, अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो रातों रात तो भाग गया, रातों रात वो ड्राई क्लीनिंग वाला पर्सन चला गया और आपके कपड़े नहीं मिल पा रहे। आपका सूट था 10,000 रुपीज़ का और वो अपनी शॉप से फरार हो गया, देन व्हाट यू विल डू इन दैट केस? करेक्ट? आप
क्या करने वाले हो इस केस में? आपने कभी किसी को कोई सामान दे दिया और उसके अगेंस्ट में अगर आपको कंसिडरेशन नहीं मिल रहा, अगर इस एग्जाम्पल में, मैं दोबारा इस एग्जाम्पल की बात करती हूँ, यहाँ पर आप हो, आपने क्या करा, आपने अपने क्लोथ्स दे दिए एक प्रेस करने वाले को प्रेस करने के लिए दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या दिया, आपने अपने क्लोथ्स दिए ना, और ये क्या करेगा, ये इन रिटर्न उसको ड्राई क्लीनिंग की सर्विसेज देगा आपको, करेक्ट। अब जब ये प्रोसेस हो रहा था तो बहुत सारे केसेस अगर हमारे सामने आए कि ये पर्सन कहीं भाग गया, तो आपके पास कोई लीगल एक्शन लेने के लिए कोई भी एक्ट नहीं था, आपको नहीं पता चल सकता था कि हम किस तरीके से क्या एक्शन लें सो दैट कि हम अपने क्लोथ्स की रिकवरी कर सकें, है ना, उसका अमाउंट हम रिकवर कर सकें। सो दैट इज़ वाई हमारी कंट्री में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इस्टेब्लिश्ड हुआ कि अगर आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हो और अगर आपने उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं किया, सो यू आर लाइबल फॉर penal actions, then you are liable for penal actions. Second thing, second example, let's suppose आपका घर है और ऊपर वाला ग्राउंड फ्लोर पे आप रह रहे हो और फर्स्ट फ्लोर आपका वेकेंट है। सो आप लोगों ने सोचा कि चलो इस फर्स्ट फ्लोर को हम क्या करते हैं, हम रेंट पे दे देते हैं, सो दैट वी हैव अर्न समथिंग, सो वी विल अर्न समथिंग, ठीक है। अब जब आप उसको रेंट पे दे देते हो, हुआ क्या, आपने रेंट पे दे दिया। अब रेंट पे देने के बाद पर्सन जिसको रेंट पे दिया था, उस पर्सन ने रेंट का अमाउंट देने से मना कर दिया। फॉर लास्ट 2-3 मंथ्स वो रेंट का अमाउंट भी नहीं दे रहा और वो आपका घर खाली भी नहीं कर रहा। अब इस केस में उस पर्सन को रेंट से उठाने में आप लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ठीक है। अगर आप किसी के पास जाओगे ना सजेशन लेने के लिए कि क्या करें, तो वो पता क्या बोलेंगे आपको, वो बोलेंगे साहब आपको ना एक एग्रीमेंट बनवा लेना चाहिए था, राइट, जिस पे आप टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन कर देते कि आपने इतने नंबर ऑफ टाइम के लिए आपने क्या कर लिया है, रेंट का एग्रीमेंट कर लिया है। लेट्स सपोज 11 मंथ्स के लिए कर लिया है, इतना अमाउंट का कर लिया है, उसमें आफ्टर 11 मंथ्स किस तरीके से उसका रेंट का अमाउंट इंक्रीज होने वाला है, ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आपने इस एग्रीमेंट में मेंशन करने के बाद आपने उसको साइन करना पड़ेगा। वो बोलते हैं आपको क्यों लोग ऐसा बोल रहे हैं कि आपको एक एग्रीमेंट बनाना चाहिए था, सो दैट कि आप दोनों पार्टीज के बीच में क्या हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, और अगर ये हो आप, ठीक है, ये हो आप और ये है आपका टेनेंट, राइट। अगर इसमें से कोई भी पार्टी डिफॉल्ट करती है विद रिगार्ड्स टू टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन इन देयर एग्रीमेंट्स, तो आप में से कोई भी इंसान कोर्ट के पास जा सकता है, बिकॉज यू हैव समथिंग इन राइटिंग विद यू पीपल, राइट। तो कोर्ट के पास जा सकते हो, और कोर्ट के पास जाने के लिए सब लोग डरते हैं, ठीक है, सब लोग डरते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं हम बिल्कुल टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करके चलेंगे, सो दैट कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आए, और इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो भी लिखा है वही सारी टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। सो जब ये मेरे पास एग्रीमेंट बना, अब ये लोग बोलते हैं, अब क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ चुका है। जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं था तो लोगों को प्रॉब्लम फेस होती थी कि हम किस तरीके से अपने टेनेंट को घर से उठाएं, वी डोंट हैव एनी राइटिंग, वी डोंट हैव एनी रिटन डॉक्यूमेंट विद अस, ठीक है। दैट इज वाई कंट्री में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को इस्टेब्लिश्ड किया गया। बात समझ में आती है, इतनी बात समझ में आती है। अभी और अच्छे से हम डिस्कशन करेंगे कि हमें किस तरीके से चीज़ों को करना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे
इसको क्या हो गया, जस्ट गिव मी अ मिनट। आपको बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ाई जाएंगी। सबसे पहले हमारे पास आता है, सबसे पहले हमारे पास आता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास आता है कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। कॉन्ट्रैक्ट से भी पहले हमारे पास आता है कि हमें एक एग्रीमेंट करना है, ठीक है, हमें एक एग्रीमेंट करना है। अब साहब एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट कहता है जब आपने किसी को ऑफर दिया, एग्रीमेंट बनता है मेरे पास ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस से। मैम ये क्या होता है? एग्रीमेंट कैसे बनेगा? जब आप किसी पर्सन को ऑफर कर रहे हो, ठीक है, अगर आपने किसी पर्सन को अपना घर रेंट पे देना है तो सबसे आप पहले उसको क्या दोगे? प्रपोजल दोगे। सबसे पहले आप उसके पास ऑफर करोगे कि साहब मैं अपना घर ₹10,000 में कहाँ देना चाहता हूँ? रेंट पर देना चाहता हूँ, क्या आप इंटरेस्टेड हैं? दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड ऑफर। दिस इज कॉल्ड ऑफर। कि आपने क्या दे दिया है? ऑफर दे दिया है। आपने क्या दे दिया है साहब? ऑफर। सामने वाला पर्सन जब बोलेगा हाँ हाँ आई एम रेडी टू एक्सेप्ट योर प्रपोजल, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट योर ऑफर, तो ये क्या बन जाएगा कि उसने अपनी क्या दे दी है? असेंट दे दी है, अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है, मतलब अपनी रजामंदी दे दी है कि ही इज एग्री टू टेक योर होम एज अ ऑन अ रेंट बेसिस। चलो और एग्जाम्पल देते हैं। लेट सपोज अगर आपने किसी को प्रपोज करना है, ठीक है, तो सबसे पहले आप ये नहीं कह सकते, अगर आपको कोई लड़की पसंद आ रही है, ठीक है, अब आप ये नहीं कह सकते ना यार मुझे वो पसंद है। सामने वाले पर्सन को कैसे पता चलेगा कि आप उसको पसंद कर रहे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप उससे शादी करना चाहते हो सो यू हैव टू गिव हर अ प्रपोजल, गिव हर एन ऑफर। विल यू मैरी मी? दिस इज कॉल्ड व्हाट? एन ऑफर। और क्या बोला जाएगा इसको? कि आप क्या दे रहे हैं उसको? ऑफर दे रहे हैं, आप उसको प्रपोजल दे रहे हैं, ठीक है। क्या आप मान लोगे? जब आपने उससे बोला विल यू मैरी मी, आपको लगता है वो आपसे शादी करेगी या नहीं करेगी? ये आपको कैसे पता चलेगा? जब वो अपनी क्या देगी? या तो एक्सेप्टेंस दे देगी, या तो बोल देगी हाँ आई एम रेडी टू मैरी यू, या बोल देगी आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू गेटिंग मैरी विथ यू। तो एक्सेप्टेंस देने से हमें पता चलेगा या तो वो एक्ट हो रहा है या वो एक्ट नहीं हो रहा है। बात समझ में आती है? सो एग्रीमेंट इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। आपके पापा ने आपको बोला बेटा आप सीए फाउंडेशन में पास हो जाओ, मैं आपको एक स्कूटी दिला के दूंगा न्यू ब्रांड। आपने कहा वाओ 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 मुझे स्कूटी मिलने वाली है, राइट? तो आपके पापा जब तक आपको कम्युनिकेट नहीं करेंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि पापा आपको कुछ देने भी वाले हैं या नहीं देने वाले, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? अगर पापा ने बोला कि बेटा ये है आप, ये हैं आपके पापा, अच्छे हैं पापा, अच्छे बनाया ओके। तो पापा ने बोला बेटा तू सीए, ये रो रहा है, नहीं ये रो नहीं रहा, नहीं 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 ये रो नहीं रहा, ये हंस रहा है, ये रो नहीं रहा, नहीं कैसे होगा ये, रुको रुको रुको, चलो दोबारा बनाते हैं, ठीक है। ये बना दिए पापा। पापा कह रहे हैं बेटा, बेटा को थोड़ा छोटा बना देते हैं, ठीक है।
बेटे के ज़्यादा बाल है, पापा के थोड़े से कम है। ओके, तो पापा कह रहे हैं बेटा अगर तू सीए फाउंडेशन क्लियर कर लेगा मैं तेरे को क्या दिला दूंगा, स्कूटी दिला दूंगा। तो पापा को ये चीज़ बतानी पड़ेगी, पापा को ये चीज़ क्या कर देना पड़ेगा। पापा ने हमें क्या दे दिया, पापा ने हमें क्या दे दिया, एक ऑफर दे दिया, एक प्रपोजल दे दिया कि बेटा तू सीए फाउंडेशन मुझे पास करके दिखा। तो ये बेटा क्या करेगा, अगर इस बेटे ने क्या कर लिया, पास करके दिखा दिया, ये बेटा पापा को क्या देगा, सीए फाउंडेशन की डिग्री देंगे। और ये पापा बच्चे को क्या देने वाले हैं, पापा बच्चे को देने वाले हैं एक अच्छी सी क्या देने वाले हैं पापा, स्कूटी, है ना। पापा इसको क्या दे देंगे, स्कूटी, और ये क्या देगा, सीए फाउंडेशन। जब एक पापा ने बोला मैं आपको स्कूटी दूंगा, आप सीए फाउंडेशन क्लियर करके दिखाओ, तो दोनों साइड से जब एक साइड ने ऑफर दिया, दूसरे ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, आपने कहा ठीक है पापा मैं आपको करके दिखाऊंगा, तो ये क्या हो गया, एक प्रॉमिस हो गया। ये क्या हो गया, एक प्रॉमिस हो गया। सामने वाले ने बोला क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, इसने बोला क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, इसने बोला हाँ, तो ये क्या हो गया, एक प्रॉमिस हो गया। ठीक है, तो एग्रीमेंट क्या होता है, जब प्रॉमिस एंड अ सेट ऑफ प्रॉमिसेस, और प्रॉमिस होगा कैसे, जब एक पर्सन ऑफर देगा और दूसरा पर्सन क्या देगा, उसकी एक्सेप्टेंस देगा, राइट है ना। हम प्रॉमिस का बोलते हैं, हमने कहा ठीक है उस लड़की ने मुझसे वादा किया है कि वो मुझसे शादी करेगी, तो कैसे, आपने उसको प्रपोज किया होगा और उसने अपनी क्या दी है, एक्सेप्टेंस दी है, उसने अपनी एसेंट दी है, तो वो क्या बन जाएगा, एक प्रॉमिस बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आती है इतनी, वो वेरी वेरी गुड। तो यहां पर भी एक ने ऑफर दिया, दूसरे ने एक्सेप्टेंस दी, तो ये हमारे पास क्या बन गया है, ये हमारे पास बन गया है प्रॉमिस। ठीक है, अब एग्रीमेंट क्या होता है, जहां पर प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। अब कंसिडरेशन क्या होती है, जब एक पार्टी और दूसरी पार्टी आपस में प्रॉमिस कर रहे हैं, तो इस बच्चे को कुछ मिलेगा, इस बच्चे के लिए कंसिडरेशन क्या है, इस बच्चे के लिए कंसिडरेशन है, इस बच्चे के लिए कंसिडरेशन है स्कूटी, है ना। कंसिडरेशन मतलब उसको प्रॉमिस करने से मिलने क्या वाला है, उसको क्या मिलने वाला है, स्कूटी मिलने वाली है। और पापा जी को क्या मिलने वाली है, पापा जी को मिलने वाली है सीए फाउंडेशन की बच्चे की डिग्री मिलने वाली है। ठीक है, तो हमेशा जब प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिसेस किए जाते हैं तो दे फॉर्म अ लीगल कंसिडरेशन, तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, कुछ ना कुछ कंसिडरेशन पार्ट होता है। अब आप यहां पर भी देख सकते हैं, द टर्म एग्रीमेंट is given in section this and this defined every promise and every set of promises forming consideration for each other। each other कौन है, पापा के लिए और बेटे के लिए। पापा के लिए क्या हो गया कंसिडरेशन, ये है पापा, इनके लिए क्या हो गया कंसिडरेशन, सीए फाउंडेशन की डिग्री हो गई, और बच्चे के लिए क्या हो गया कंसिडरेशन, स्कूटी। ठीक है, बच्चे के लिए कंसिडरेशन क्या हो गया है, स्कूटी। और इन्होंने आपस में क्या किया था, इन्होंने आपस में प्रॉमिस किया था, इन्होंने आपस में प्रॉमिस किया था। प्रॉमिस कैसे करा, इन्होंने प्रॉमिस किया था, इन्होंने एक पर्सन ने ऑफर दिया और दूसरे पर्सन ने उसने एक्सेप्टेंस दे दी है। क्लियर है, बात समझ में आती है कि किस तरीके से एग्रीमेंट बना, एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर।
प्रॉमिस क्या होता है? प्रॉमिस देखो अभी जैसे हमने पढ़ा, हमने यहाँ पर क्या लिखा था? प्रॉमिस जब एक्सेप्टेंस और ऑफर दिया जाता है. When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. जिसको आपने ऑफर दिया, पापा ने ऑफर दिया बच्चे को, उसने अपनी assent दे दी, उसने अपना acceptance दे दी, then it made to be accepted and proposal when accepted become a promise. क्लियर हो गया सबको? अब आपको मोटा मोटा समझ में आया, एग्रीमेंट होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू कंसीडरेशन. ठीक है, अगर इसमें से कुछ एग्जांपल नोट करना है आप लोग नोट कर लीजिए. मैं इसका इम्पॉर्टेंट चीज बता देती हूँ, कि प्रॉमिस क्या होता है. प्रॉमिस आपका होता है आपने ऑफर दिया, ऑफर ने का एक्सेप्टेंस आ गया, तो ये बन जाएगा प्रॉमिस. ठीक है, और मेरे पास एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट को या तो आप लिख सकते हो, या तो आप एग्रीमेंट को लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? प्रॉमिस, या इस प्रॉमिस की ब्रैकेट को खोल दो, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, और उसके साथ एक वर्ड और क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट मीन्स प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस विच फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, विच फॉर्म कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. यहाँ पर इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है? कंसिडरेशन. क्लियर है? समझ में आया? अभी हम कॉन्ट्रैक्ट की नहीं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं. एक और बात, चलो अब बात करते हैं. सपोज करो आपने अपने फ्रेंड को कॉल करा. ठीक है, आपने अपने फ्रेंड को कॉल करा, यार आज ना बाहर पार्टी करने चलते हैं. 12th क्लास के एग्जाम्स खत्म हो गए और आपने फ्रेंड्स को कॉल करा, चल यार सी फाउंडेशन में तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, एक पार्टी कराते हैं. आपने अपने फ्रेंड को कॉल करा कि क्या तुम पार्टी करने चलोगे मेरे साथ. दिस इज कॉल्ड वर्ड. आपने उसको ऑफर दिया, आपने उसको प्रपोजल दिया. ठीक है, सामने से आपकी फ्रेंड ने बोला यस आई एम रेडी टू गो फॉर अ पार्टी. मैं रैप कर रही हूँ इसको, आई एम रेडी टू गो फॉर अ पार्टी. ठीक है जी, ये थे आप और ये थी आपकी फ्रेंड. ठीक है, आपने इसको कॉल करा, इसका मतलब आपने उसको ऑफर दिया कि तू मेरे साथ चलेगी क्या पार्टी करने के लिए. इन्होंने एक्सेप्टेंस दे दी, आपकी फ्रेंड ने एक्सेप्टेंस दे दी, हाँ ठीक है यार चल शाम को चलते हैं. टाइम डिसाइड हो गया, शाम को 6 बजे चलेंगे पार्टी करने. ठीक है जी, हुआ क्या? इसका नाम है परी और इसका नाम है यशवी. यशवी ने फोन किया परी को कि चल 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 हम पार्टी करके आते हैं. परी ने कोई रिप्लाई नहीं किया, मतलब एक्सेप्टेंस दे दी. इनकी बात हुई थी, ये सारी की सारी इनकी बात हुई थी, लेट्स सपोज 3 PM. इन्होंने कहा हम लोग 6 बजे जाएंगे पार्टी करने. 6 बजे परी नहीं आई पार्टी करने के लिए और वो नहीं गई. आप कुछ कर सकते हो? कुछ करोगे? उसके अगेंस्ट में केस में कोर्ट में फाइल कर दोगे केस? आई नहीं मेरी दोस्तों, उसने पार्टी करने जाना था. आंसर इज नो ना, एब्सोल्युटली नो. क्यों नो? बिकॉज ये जो एग्रीमेंट हो रहा है, ये एग्रीमेंट हो रहा है सोशल एग्रीमेंट. ये कैसा एग्रीमेंट हो रहा है? सोशल एग्रीमेंट हो रहा है. ठीक है, उस केस में जहां सीए फाउंडेशन की डिग्री मिलने पर पापा आपको स्कूटर देने वाले थे या स्कूटी देने वाले थे और पापा ने नहीं दिला के दी स्कूटी, आप केस फाइल करोगे? कोर्ट में जाओगे? नहीं जाओगे. क्यों? घर का मामला है साहब, हम नहीं जाने वाले कोर्ट में. तो वो जो एग्जाम्पल था, अगर मैंने तो अब रब कर दिया है लेकिन आप उसमें लिख लीजिए,
जैसे हमने यहाँ पर सोशल एग्रीमेंट लिखा है, आप उस सेम एग्जाम्पल में, पापा और बच्चे वाले एग्जाम्पल में जहाँ सीए की डिग्री मिल रही है, वहाँ पर आप लिख लीजिए वो कौन सा एग्रीमेंट था, वो एग्रीमेंट था डोमेस्टिक एग्रीमेंट, घर की बात। ठीक है, तो कई सोशल एग्रीमेंट होते हैं, कई डोमेस्टिक एग्रीमेंट होते हैं। लेकिन अगर आपने अपना रूम, आपने अपना घर रेंट पे दे दिया है फॉर अर्निंग ऑफ प्रॉफिट, और वहाँ से आपने एग्रीमेंट कर रखा है और वहाँ से आपको पैसे नहीं मिल रहे, तो फॉर श्योर आप कहाँ जाओगे, कोर्ट के पास जाओगे, आप पुलिस के पास जाओगे, सो दैट कि आपका पैसे मिल सकें। वो एग्रीमेंट कैसा होता है, वो एग्रीमेंट होता है कमर्शियल एग्रीमेंट। वो एग्रीमेंट कैसा होता है, वो एग्रीमेंट होता है, वो एग्रीमेंट होता है कमर्शियल एग्रीमेंट। ठीक है, तो कमर्शियल एग्रीमेंट, यहाँ पर ये सोशल एग्रीमेंट, और वो वाला था डोमेस्टिक एग्रीमेंट। बात समझ में आती है? मैं अभी रब कर रही हूँ और मैं तीनों को बता रही हूँ कि कैसे होते हैं। तो हमने पढ़े हैं साहब 3 एग्रीमेंट। पहला था मेरे पास सोशल एग्रीमेंट, जो मैं अपनी दोस्त के साथ कर रही थी पार्टी के लिए। दूसरा एग्रीमेंट हमने पढ़ा, दूसरा एग्रीमेंट पढ़ा हमने डोमेस्टिक एग्रीमेंट, जो था घर की बात, राइट। घर की बात बोले तो पापा ने नहीं दिलाया साहब तो कुछ नहीं होता ना, घर की बात है, अगले कुछ टाइम पीरियड में दिला देंगे, उसके लिए हम कोई भी कोर्ट केस करने जाने वाले नहीं हैं। नेक्स्ट क्या आता है मेरे पास, नेक्स्ट आता है मेरे पास कौन सा, नेक्स्ट आता है मेरे पास कमर्शियल एग्रीमेंट। ठीक है, और कमर्शियल एग्रीमेंट क्या होता है, कमर्शियल एग्रीमेंट वो होता है जहां पर आपको क्या करना है, जहां पर आपको कोर्ट में जा सकते हो अगर वो आपका एग्रीमेंट फुलफिल नहीं होता है। आई एम क्लियर? गुड, नोट कर लो तीनों के तीनों पॉइंट्स।